Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here. It is more than a subject. In this session we are learning molecular basis of inheritance, and that is for class 12th, and I think you are enjoying the session. आप ज़रूर enjoy कर रहे होगे session को, because session मतलब lesson tough तो है. If you have read the NCERT तो आपको लगा होगा कि tough होने वाला है, लेकिन मैं tough नहीं feel होने दूंगा आपको. ये मैं आपको assure करा रहा हूँ, ठीक है. ये मैं assurance दे रहा हूँ आपको, कंफर्म है. लेकिन आपको थोड़ा सा जो है अवेयरनेस रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा. जैसे मैं समझा रहा हूँ उसको वैसे वैसे समझना पड़ेगा. कंफर्म है आपको कभी कोई प्रॉब्लम इस लेसन में नहीं आएगी, ठीक है. तो बढ़ते हैं आगे. देखो ये इन द प्रीवियस सेशन आई टोल्ड यू दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, सेंट्रल डोग्मा, ठीक है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड. ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं. उसके बाद एक पॉइंट ये आया कि व्हाट इज़ द जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल क्या है, ठीक है. मतलब इतना सब कुछ हो गया. जैसे आपको तो लग रहा होगा हमें तो पता है जेनेटिक मटेरियल क्या है. तो हमें तो पता है, ठीक है, हमें तो बहुत सारी चीज़ें पता है. हमें तो जब मेंडल हम पढ़ रहे थे तब भी हमें पता था कि जीन्स ही होते हैं जो ट्रांसफ़र करते हैं ट्रेड्स को, ठीक है. अब ये तो है नहीं मेंडल है उनको जाके हम बता दें हाँ भैया जीन्स होते हैं, ठीक है. टाइम मशीन तो है नहीं हम पीछे जाके या आगे चले जाएँ, ठीक है. तो जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा ना, कि किस तरह से डिस्कवरी हुई, किस तरह से चीज़ें पता लगीं, ठीक है. तो व्हाट इज़ द जेनेटिक मटेरियल, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जेनेटिक मटेरियल है क्या. अब तुम कहोगे कि सर प्रीवियस चैप्टर में भी यही चीज़ पढ़ी थी हम लोग ने कि द मटेरियल विच ट्रांसफ़र फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, ठीक है. ये मैंने प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, कि जो भी मटेरियल पेरेंट से किसके अंदर ट्रांसफ़र होता है, ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होता है, और वो ऑफस्प्रिंग को किसके तरह कन्वर्ट कर देता है, मतलब किसके तरह ट्रांसफॉर्म कर देता है, अपनी तरह. समझ में आई बात, ठीक है. तो इस तरह से कल का जो सेशन था उसमें मैंने यही एग्जांपल लेके बताया था कि जैसे हम ऑफस्प्रिंग हैं तो हमारे पेरेंट से हमारे अंदर कुछ ट्रांसफ़र हुआ जिसने हमें अपने ही तरह क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया. मतलब हम अपने पेरेंट की तरह क्या हो गए, दिखने लगे. उनके पेरेंट की तरह ही हमारे जो बिहेवियर है वो हमारे पेरेंट से हमारे मिलते जुलते हैं. इसका मतलब है वी गॉट समथिंग फ्रॉम आवर पेरेंट. बट व्हाट इज़ दैट मटेरियल, वो मटेरियल है क्या. वो मटेरियल गैमीट के थ्रू आया, ये भी पता है. अब गैमीट में न्यूक्लियस भी होते हैं, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम में जीन्स होते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो मॉलिकुलर बेसिस क्या है. जैसे हमें क्रोमोसोम्स तो पता है, लेकिन इस चैप्टर में हमें ये पता लग गया कि द क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए. क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने हुए हैं. समझ में आई बात. तो इस तरह से जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है कि प्रोटीन है कि उसके साथ जो आरएनए होता है वो हो सकता है. तो ये सारी चीज़ें पता नहीं थी. इसमें सबसे पहला स्टेप लिया फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने. मैंने आपको कल के टॉपिक में ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है, कि कैसे उन्होंने बैक्टीरिया को लिया. बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन डेवलप किए, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन. आर स्ट्रेन के बारे में बताया था कि वो वायरलुवेंट होता है, मतलब वो डिजीज़ काज नहीं करता. सॉरी, आर स्ट्रेन नॉन वायरलुवेंट होता है, डिजीज़ काज नहीं करता. एस स्ट्रेन जो होता है वो वायरलुवेंट होता है, ठीक है, वो डिजीज़ काज करता है. जब उन्होंने एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया तो माइस की डेथ हो गई. आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया तो माइस सर्वाइव कर गया. लेकिन जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन, इसका मतलब है कि जब उन्होंने एस सेल्स को लेके हीट किया तो उसकी जो कैपेबिलिटी थी, उसका जो प्रोसेस था वो ख़त्म हो गया, मतलब वो नॉन वायरलुवेंट हो गया और माइस लाइव कर गया, मतलब माइस सर्वाइव कर गया, उसकी डेथ नहीं हुई. लेकिन जब उन्होंने 4th एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन को मिक्स करके माइस में जब इंजेक्ट किया तो माइस की फिर से डेथ हो गई. और मैंने बताया था कि बैक्टीरिया को जब रेस्क्यू किया गया माइस की बॉडी में तो दो देयर वर नो आर स्ट्रेन. ये बड़े अमेजिंग पॉइंट था क्योंकि उन्होंने तो आर स्ट्रेन को भी तो इंजेक्ट किया था एस स्ट्रेन के साथ, लेकिन वहाँ पे कोई आर स्ट्रेन था ही नहीं. ये बड़ी अमेजिंग पॉइंट है, ठीक है. आर स्ट्रेन, जितने भी आर स्ट्रेन मतलब आर सेल्स थे वो किस में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, एस में. इसका मतलब है एस सेल्स ने कुछ उसकी डेथ होने के बाद भी उसने कोई मटेरियल आर में ट्रांसफ़र कर दिया और आर भी किसकी तरह चेंज हो गया, एस की तरह चेंज हो गया. क्लियर है, समझ में आया, ठीक है. तो इसको मैं एक स्टोरी बना दे रहा हूँ.
ये जो टॉपिक अभी तक हमने पढ़ा आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था। कंक्लूजन कोई नहीं आ पाया क्योंकि वो ये नहीं बता पाए कि वो मटेरियल क्या था जिसने आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म कर दिया, ये वो क्लियर नहीं कर पाए। समझ में आई बात? ठीक है, जब क्लियर नहीं कर पाए तो कंक्लूजन नहीं आ पाया, इसीलिए साइंटिस्ट की जो क्वेस्ट थी वो अभी कंप्लीट नहीं हुई कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, वो अभी क्वेश्चन मार्क ही था। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक स्टोरी आपको सुना रहा हूँ। ठीक, मान लो कि जैसे एक क्लास है, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है। आप तो क्लास पढ़ते ही आ रहे हो, ठीक है, इसमें आपको फील हुआ होगा कि क्लास में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, जो इनटॉलरेबल है, मतलब वो टॉलरेट नहीं की जा सकते, ठीक है। अब लेकिन उसमें से उस क्लास में कौन है ऐसा जो ऐसा कर रहा है? कौन है ऐसा जो पूरी क्लास को क्या कर रहा है? ट्रांसफॉर्म कर रहा है, धीरे धीरे भटका रहा है, ठीक है। तो पता लगा कि भाई 3-4 लोग ऐसे हैं, 3-4 स्टूडेंट ऐसे हैं, उन्हीं में से कोई एक ऐसा कर सकता है, ठीक है, उन्हीं में से कोई एक ऐसा कर सकता है। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, फ्रेडरिक ग्रिफिथ का जो प्रिंसिपल था, इसी से कनेक्ट कर लो। उन्होंने ये तो बताया कि कोई है जो ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है, लेकिन कौन है ये नहीं पता लग पाया। मतलब ये पता लग गया कि इस क्लास में इनडिसिप्लिन बिहेवियर हो रहा है। किस में हो रहा है? एस सेल्स में हो रहा है, ठीक है। एस सेल आर को ट्रांसफॉर्म कर दे रही है, लेकिन एस सेल में कौन है ऐसा जो ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है, ये नहीं पता। मतलब उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उसमें से कौन है ऐसा जो पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, ये नहीं पता लगा। समझ में आई बात? ठीक है, अब बताओ, अगर मैं ये टास्क आपको दे दूँ, ठीक है, कि आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्या करोगे? मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, सोचो। दस सेकंड से ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। दिमाग में कुछ आइडिया आ गए होंगे कि कैसे करेंगे। देखो मैं बताता हूँ, यही सेम चीज़ आप लोग आगे टॉपिक में पढ़ने जा रहे हो। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या बताया? ट्रांसफॉर्मेशन हो तो रहा है, लेकिन कौन कर रहा है नहीं पता, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने अभी बताया, डिस्टर्बेंस क्लास में हो रही है, लेकिन कौन कर रहा है नहीं पता, ठीक है। डाउट है, सस्पेक्ट्स हैं, 3 या 4 सस्पेक्ट्स हैं कि यही लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो करेंगे क्या? क्या आइडिया लेके आएंगे कि जैसे मान लो ABCD 4 लोग हैं, एक बार ए को हटाया, ए को क्लास से हटा दिया, तुम भाग जाओ यहाँ से, ठीक है। जब ए को हटा दिया तो पता लगा नहीं, अभी भी डिस्टर्बेंस हो रही है, इसका मतलब ए नहीं है, ए वो नहीं है जिसने डिस्टर्बेंस काज की है, ठीक है। उसके बाद आपने बी को हटाया, तब भी डिस्टर्बेंस हो रही है, सी को हटाया, तब भी डिस्टर्बेंस हो रही है, लेकिन जब आपने डी को हटा दिया तो डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है, क्लास पूरी तरह से कंट्रोल है, ठीक है, एकदम बहुत अच्छे से सब लोग पढ़ रहे हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही। इसका मतलब है कि वो डी रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए? उस पूरी क्लास को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, चेंज करने के लिए। बात समझ में आई? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने बता तो दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन कौन कर रहा है ये नहीं बता पाए। मतलब इन्होंने बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन नहीं कर पाए। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन का मतलब उसमें से केमिकल्स का नाम नहीं बता पाए, बेसिस नहीं बता पाए कि कौन है। समझ में आई बात? ठीक है, इसीलिए नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए, ठीक है, उनका नाम था ये, मैं इनकी फ़ोटो भी मैंने लगा दी है, ठीक है, फ़ोटो से याद भी रहता है। ओसवाल्ड एवरी पहले वाले हैं, ठीक है, दूसरे वाले हैं कॉलिन मैकलियोड और तीसरे वाले हैं मैककार्टी। अब तुम कहोगे सर बहुत सारे नाम हो जा रहे हैं, कैसे याद करेंगे? ठीक है, देखो यहाँ पे याद करने की एक ट्रिक है। ओसवाल्ड एवरी तो आपको याद ही करना पड़ेगा, एवरी याद रहेगा, ठीक है। अब एवरी से आपने मैकडॉनल्ड में गए होंगे, ठीक है, आप सब लोग मोस्टली, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो मैकडॉनल्ड, मैकडी में, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग मैकडी बुलाते हैं, मैकडॉनल्ड में गए होंगे। तो देखो ये मैकडी जैसा कुछ नाम नहीं लग रहा है, ठीक है, मैकडॉनल्ड नहीं है लेकिन मैकलियोड तो है ना, वैसे कुछ नाम है। और अगर आप वहाँ गए होगे ना, और आगे भी जब मतलब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो जाना, तो वहाँ पे एक आइसक्रीम मिलती है मैककार्टी, ठीक है। अगर आप मैकडॉनल्ड में जाओगे तो वहाँ पे एक आइसक्रीम मिलती है मैककार्टी, ठीक है। तो देखो मैकलियोड से मैकडॉनल्ड याद रहेगा और वहाँ पे कौन सी आइसक्रीम मिलती है? मैककार्टी। तो इस तरह से एवरी, मैकलियोड और मैककार्टी, इन तीनों के नाम याद रहने चाहिए। इन तीनों ने क्या किया था? बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया था। 2 साल पहले मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि एक्सप्लेन द बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। स्टूडेंट ने जैसे ही देखा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कुछ नहीं सोचा, बस फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर दिया।
समझ में आई बात? मतलब ये नहीं देखा कि बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन को एक्सप्लेन करना है, इसीलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, वो गलती मत करिएगा। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन 3 साइंटिस्ट ने दिया था। इन्होंने जो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था उसी के नेचर को इन्होंने क्या किया, उसी को रिवील किया, उसी को पता लगाने की कोशिश की कि ऐसा कौन सा मटेरियल है, कौन सा बायोकेमिकल है जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या किया, जैसे मैंने 4 स्टूडेंट वाला बताया था ना, ए को हटा दिया, बी को हटा दिया, सी को हटा दिया, डी को हटा दिया, इस तरह से। देखो डाउट जो है वो 3 चीज़ों पे था। आपके एनसीईआरटी में भी 3 मटेरियल के नाम लिख रहे हैं, एक आरएनए, दूसरा प्रोटीन और तीसरा डीएनए। यही तीनों हैं जो एक साथ हो सकते हैं, मतलब ये तीनों सेल के कंटेंट में हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? मतलब जो एस सेल्स था जिसने आर को ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो एस सेल में ये तीनों चीज़ों पे शक था, इन तीनों चीज़ों पे डाउट था कि क्या क्या हो सकते हैं। डीएनए हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, या तो आरएनए हो सकता है। अब आपके दिमाग में आ गया होगा, अब आप अगर साइंटिस्ट होते तो आप क्या करते? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, ये तीनों चीज़ें हैं, इन्हीं तीनों चीज़ों पे डाउट है, तो आप क्या करोगे? अभी मैंने जो स्टोरी बताई उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे? आप आरएनए को हटाओगे। अगर आरएनए को हटाने पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आरएनए रिस्पॉन्सिबल है, और अगर आरएनए को हटाने पे भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो आरएनए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, तो आप सबसे पहले आरएनए को हटा के देखोगे, प्रोटीन को हटा के देखोगे और डीएनए को हटा के देखोगे। एक एक करके तीनों को एक एक बार में हटा के, तीनों को एक साथ नहीं हटाओगे, तीनों को एक साथ हटा दोगे तो कैसे पता लगेगा? एक बार आरएनए को हटा के देखोगे, एक बार प्रोटीन को हटा के देखोगे और एक बार डीएनए को हटा के देखोगे। जब इन तीनों में से एक एक करके मतलब जब आप इन तीनों को एक सीक्वेंशियल स्टेप में जब इन तीनों को अलग अलग हटाओगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि किसके हटाने पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। समझ में आया? और किसके हटाने पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बात समझ में ही नहीं है, तो उससे आपको ये पता लग जाएगा कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। क्लियर? अब देखते हैं आगे। देखो ये तो तीनों की फ़ोटो मैंने दिखा दी। सबसे पहले एवरी हैं, उसके बाद मैकडॉनल्ड वाले मैक्लियोड, और मैकडॉनल्ड में कौन सी आइसक्रीम खाते हैं? मैकार्टी, तो मैकार्टी, ठीक है, याद रहेगा। अब देखो इन्होंने क्या किया, पिक्चर के थ्रू पहले समझ लो। इन्होंने वही एक्सपेरिमेंट के वो वाले स्टेप को ले लिया। ग्रिफिथ ने क्या किया था? हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन, लाइव आर स्ट्रेन लाइव थे, याद रखना। हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस लाइव आर स्ट्रेन को मिक्स कर लिया, ठीक है, और उसमें जो है इन्होंने एंजाइम डालना स्टार्ट किया। याद रखना पूरी बायोलॉजी में अगर कहीं पे भी किसी वर्ड के लास्ट में एज आ जाए तो इसका मतलब होता है एंजाइम। ठीक है, अब बताओ डीएनएज, इसका मतलब ऐसा एंजाइम जो डीएनए को डाइजेस्ट कर दे। प्रोटीएज किसको डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। आरएनएज आरएनए को डाइजेस्ट करेगा। लाइपेज लाइपेजेस लाइपेज को मतलब लिपिड को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, और अदर एंजाइम भी यूज़ किए थे, लेकिन आपके एनसीईआरटी में केवल 3 हैं, डीएनएज, आरएनएज और प्रोटीएज। ये दोनों तो एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, ये दोनों तो एक्स्ट्रा हैं, इनको आप नहीं भी लिखोगे तब भी काम चलेगा। अब देखो हुआ क्या, सबसे पहले हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से, ठीक है, नीचे से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखो सबसे पहले इन्होंने प्रोटीएज यूज़ किया। प्रोटीएज यूज़ करने पे बताओ, प्रोटीएजेज यूज़ करने पे कौन सा बायोकेमिकल हट जाएगा, कौन सा कंपोनेंट हट जाएगा? प्रोटीन। जब प्रोटीएजेज यूज़ करेंगे तो प्रोटीन हट जाएगा। प्रोटीन हटने पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ? ठीक है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि माइस की तो डेथ हो गई। अगर माइस की डेथ हो गई इसका मतलब है आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, तो प्रोटीन को हटाने पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब है प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, उसके बाद इन्होंने लाइपेज यूज़ किया। लाइपेजेस से किसको हटाया? लिपिड को हटाया। लाइपेजेस यूज़ करने पे लिपिड को हटाने पे भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब है लिपिड भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। उसके बाद उन्होंने आरएनएज यूज़ किया। आरएनएज मतलब जो आरएनए को डाइजेस्ट कर दे। बात समझ में आई? आरएनएज मतलब जो किसको डाइजेस्ट कर दे? आरएनए को डाइजेस्ट कर दे। आरएनए को जब डाइजेस्ट कर दिया फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और इसीलिए माइस की क्या हो गई? डेथ हो गई। लेकिन जब इन्होंने डीएनएज यूज़ किया, डीएनएज यूज़ करके डीएनए को ही हटा दिया, ठीक है, काम ही तमाम कर दिया डीएनए का, तो क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ।
इसका मतलब है क्यों नहीं हुआ, कैसे पता लगा, माइस सर्वाइव कर गया, ठीक है, जिंदा रह गया, इसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो किसको हटाने पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, डीएनए को हटाने पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इसका मतलब है डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है जो एस सेल से आर सेल में ट्रांसफ़र हो जाता है और वही आर सेल को एस सेल्स में क्या कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। समझ में आई बात। जैसे मैंने स्टूडेंट का एग्जांपल लिया था कि 4 स्टूडेंट थे, 4 में से किसको हटाने पे क्लास में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है, समझ में आई बात। तो जैसे ही डी वाले को हटाया था, क्लास में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही थी, सब कुछ एकदम शांत था। डीएनए को भी हटाने पे माइस बेचारा सरवाइव कर गया, उसकी डेथ नहीं हुई। इसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। किसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, आर का। किस में नहीं हुआ, एस में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एस वाले के डीएनए को हमने क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया। जो हीट करने पे भी ख़त्म नहीं हो पाया था, उसको हमने डीएनएस डाल के उसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। बात समझ में आ गई। तो ये है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इनके जो एक्सपेरिमेंट थे वो फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पे ही डिपेंड थे। उसी एक्सपेरिमेंट को लेके इन्होंने और आगे बढ़ाया और कहा फ्रेडरिक ग्रिफिथ घबराओ नहीं, हम तुम्हारे एक्सपेरिमेंट को आगे लेके जाएंगे। लेकिन इनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। इतनी मेहनत करने के बाद भी इन तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट ने, अब तुम कहोगे सर एक्सेप्ट तो कर लेना चाहिए, सही तो बता रहे हैं, डीएनए तो होगा, एकदम क्लियर है यहाँ से, लेकिन साइंटिस्ट का अलग पॉइंट ऑफ व्यू था। उनको लगा कि कहीं ना कहीं प्रोटीन भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कोई प्रोटीन रही हो, वो ट्रांसफॉर्म कर दी हो। लेकिन इस तरह से इनके एक्सपेरिमेंट को बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, अप्रूवल नहीं मिला, इसीलिए नोबेल प्राइज़ नहीं मिला फॉर द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल के लिए इनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इस तरह से क्लियर हो गया। चलो अब इसको पढ़ लेते हैं। देखो, they extracted and purified DNA, RNA, protein and other material from nucleoid। किसके न्यूक्लियोइड से, आर सेल्स के और एस सेल्स के। क्लियर है ना, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया लिया था ना, तो बैक्टीरिया के सेल्स में तो न्यूक्लियस होता नहीं, वहाँ पे तो न्यूक्लियोइड होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और कौन से बैक्टीरिया में, एस सेल्स, क्योंकि इसी से पता लगाना था, यही था, इसी में कोई मटेरियल था जो आर को अपनी तरह बना ले रहा था। बात समझ में आई। तो ये दे यूज डिफरेंट एंजाइम टू प्योरीफाई द डीएनए, आरएनए। इन लोगों को प्योरीफाई करने के लिए उन्होंने डिफरेंट एंजाइम्स यूज़ किए थे। जैसे डीएनए किसके लिए यूज़ किया था, डीएनए के लिए। प्रोटीएस किसके लिए यूज़ किया था, प्रोटीन के लिए। आरएनएस किसके लिए यूज़ किया, आरएनए के लिए, ठीक है। लाइपेजेस किसके लिए यूज़ किया, लिपिड के लिए। दे फाउंड डीएनए एलोन एस बैक्टीरिया कॉज्ड आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म। ये इन्होंने पता लगा लिया कि डीएनए ही है, अकेले वही रिस्पॉन्सिबल है जो आर को एस में क्या कर दे रहा है, ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है, ठीक है। दे फाउंड दैट प्रोटीएजेस, आरएनए एंड अदर मटेरियल डिड नॉट ट्रांसफॉर्म, डिड नॉट अफेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन। अभी मैंने एक पिक्चर में दिखाया भी तुम्हें, ठीक है, जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था उसमें दिखाया कि प्रोटीन, आरएनए ये सब ट्रांसफॉर्मेशन को रोक नहीं पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही इन्होंने डीएनएस डाला, ट्रांसफॉर्मेशन इनहिबिट हो गया, रुक गया। तो देयर एक्सपेरिमेंट स्ट्रांगली इम्प्लाइड दैट डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर, कि डीएनए ही है, वही रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और जो मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वही जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, ठीक है। लेकिन अमेजिंगली नॉट एवरीवन वाज कन्विंस्ड बाई द एक्सपेरिमेंट बाई ऑफ द टीम ऑफ एवरी। एवरी की जो टीम थी, उनके जो एक्सपेरिमेंट थे, उनसे बहुत ज़्यादा लोग कन्विंस नहीं हुए, इसीलिए इन लोगों को भी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। इसका मतलब है हमें एक एक्सपेरिमेंट अभी और पढ़ना है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ के बारे में पढ़ा कि थोड़ा सा तो आगे बढ़ गए, ठीक है, लेकिन इनके बारे में पढ़ा, ये तो काफ़ी आगे बढ़ गए, लेकिन फिर भी इनसे कन्विंस नहीं हुए। अब हम तीसरे एक्सपेरिमेंट में जब पढ़ेंगे तो हम भी एकदम कन्विंस हो जाएंगे। अगर आपको भी लग रहा होगा कि हाँ हो सकता है कि प्रोटीन हो सकती है, लेकिन आप नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जब पढ़ोगे तो आप भी एकदम 100% कन्विंस हो जाओगे कि यस, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो इस तरह से आज का सेशन यही कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट काफ़ी लंबा है, ठीक है। तो आपको भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उसको को रिलेट करने में, लेकिन जो मैंने स्टोरी बताई थी स्टूडेंट वाली, वो ज़रूर, उससे ज़रूर पढ़ना। कंफर्म है आपको एकदम ये टॉपिक एकदम बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। जैसे मक्खन लगाते हैं ना ब्रेड पे, एकदम वैसे स्मूथ हो जाएगा ये टॉपिक। क्लियर है, ठीक है। तो आई एम कंप्लीटिंग दिस सेशन एंड हाउ डिड यू लाइक द सेशन, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। लाइक बटन पर जरूर प्रेस करके जाना है, ठीक है। चलो
Hope so that you are doing well at your home. Stay at your home, stay fit, stay healthy. Jai Hind, Jai Bharat. Love you. Goodbye.